कैसे हो सब कोई? सो वेलकम, आई वेलकम यू टू इन द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर कार्बोनेटिक्स कंपाउंड। सो इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, कपड़ा धोना सीखेंगे, ठीक है। बिकॉज दिस लेक्चर विल बी टोटली डिपेंडेंट ऑन द टॉपिक सोप्स एंड डिटर्जेंट। सोप्स डिटर्जेंट किस तरह से वर्क करते हैं, वो एक्चुअली होते क्या है, वो सारी चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे। सो फटाफट टॉपिक पे पढ़ते हैं और जल्दी से इसको सम अप करते हैं इस चैप्टर को। तो अपना टॉपिक जो है वो होने वाला है सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। क्या होने वाला है? सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, ठीक है। मूल भाषा में सोप को साबुन बोलते हैं, डिटर्जेंट को जानबे करते हो क्या में यूज करते हैं हम लोग। जैसे शरीर धोना है तो सोप, और अगर शरीर पे ओढ़ने वाला कपड़ा धोना है तो डिटर्जेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सोप के बारे में पढ़ते हैं, सोप्स के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, सोप्स, ठीक है। देखो ध्यान से देखना, मोस्ट ऑफ द डर्ट, जो भी डर्ट है नेचर में, ठीक ना, डर्ट इज ऑयली इन नेचर, ठीक है। मोस्ट ऑफ द डर्ट इज ऑयली इन नेचर, ठीक ना, विच डज नॉट dissolve in water, ठीक है। जनरली जो भी डर्ट पाया जाता है हमारे नेचर में वो ऑयली होते हैं, जो कि वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल्स ऑफ सोप आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट। जैसे कि हम लोग कुछ देर पहले हम लोग जान रहे थे सोडियम इथेनॉइड बना रहे थे, वो क्या था? सोप ही था, ठीक है। तो वही बोल रहा है ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। सोडियम और पोटेशियम का लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोलिक एसिड होगा, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक ना, उसी को हम लोग सोप बोलते हैं। द आयोनिक एंड, ठीक है ना, जो आयोनिक एंड होता है वो क्या करता है? वो वाटर के साथ इंटरेक्ट करता है। इंटरेक्ट किसके साथ करता है? वाटर के साथ। और जो कार्बन चेन होता है, कार्बन चेन जो होता है वो इंटरेक्ट करता है बेसिकली ऑयल के साथ, ठीक है। अब देखो होता क्या है, देखो ध्यान से देखो, एकदम समझना इस चीज को, ठीक है। सोप्स को समझा रहे हैं जनरली। होता क्या है कि सोप का जब मॉलिक्यूल को तुम ऑब्जर्व करो, किसको? सोप के मॉलिक्यूल्स को जब तुम ऑब्जर्व करोगे तो तुम देखोगे कि सोप्स के मॉलिक्यूल कुछ इस प्रकार से होते हैं। देखो यहाँ आगे में ऐसे गोला और फिर ऐसे 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 ऐसे, आगे में ऐसे गोला और फिर ऐसे ऐसे ऐसे, समझ में आ रहा है? तो याद होगा जो हम लोग बना रहे थे सोडियम एसिटेट, CH3COONA बना रहे थे, तो ये क्या है? सोडियम का ही देखो कार्बोक्सिलिक एसिड है, दिख रहा है, सोडियम का ही कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो ये जो Na होगा ना, ये गोला पार्ट है, यही है तुम्हारा Na+, ये क्या है? गोला पार्ट Na+, और ये है तुम्हारा कार्बन चेन। ये जो है बाकी पोर्शन जो है वो क्या है? कार्बन चेन है, ठीक है, याद रखना। ये जो सोडियम है, हम क्या बोले, जो आयनिक एंड है वो क्या करेगा? वाटर के साथ इंटरेक्ट करेगा। इसका मतलब जो वाटर के साथ इंटरेक्ट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं उसको हाइड्रोफिलिक। हम लोग उसको क्या बोल रहे हैं? हाइड्रोफिलिक। और जो अति के साथ इंटरेक्ट करेगा, ऑयल के साथ इंटरेक्ट करेगा, उसको हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफोबिक। ये जनरली हाइड्रोफोबिक होता है इन नेचर में। हाइड्रोफोबिक मतलब पानी में जनरली नहीं होता है, ठीक है। ये क्या है? एक तरह का ये हम क्या बना है? सोप का मॉलिक्यूल बना है, ठीक है। ये जनरल सोप का मॉलिक्यूल होता है। अब देखना, देखो क्या हो रहा है, ध्यान से देखना। मान लेते हैं कि ये है तुम्हारा डर्ट। ये क्या है? तुम्हारा बीच में डर्ट है, इसको हम ब्लैक से पूरा एकदम डिनोट कर देते हैं। ये क्या है? हमारा बीच में एक डर्ट है, डर्ट पार्टिकल है, ठीक है, ऑयली जो होगा नेचर में। तो जब इसमें हम लोग जब क्या करते हैं, सोप को लगाते हैं, सोप को ऐसे रगड़ते हैं, तो ये क्या होता है कि कुछ सोप जो होता है ना वो इस तरह से इंटरेक्ट करते हैं। देखो सोप के मॉलिक्यूल्स जो है वो इस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं,
सोप के मॉलिक्यूल्स किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, इस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं। देखो सोप के मॉलिक्यूल से ये इस तरह से इंटरेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, जो आयनिक एंड है सोडियम प्लस वाला, ये इस तरफ रहता है, बाहर की ओर रहता है। समझ में आ रहा है, सोडियम प्लस वाला जो रहता है वो बाहर की तरफ रहता है, बाहर की तरफ रहता है। और जो कार्बन चेन वाला जो होता है ना, वो इनर साइड के रहता है। तो यही कार्बन चेन जो है ना, इस डर्ट के साथ ये बीच में क्या है, डर्ट है। इट इज बेसिकली ऑयल ड्रॉपलेट, जो हम लोग डर्ट बोल रहे हैं, गंदगी। तो यही करता है कि बेसिकली क्या कर रहा है, ये जो हाइड्रोफोबिक एंड है वो क्या करता है, ऑयल के साथ इंटरेक्ट करता है। और यही इसी फॉर्मेशन को हम लोग बोलते हैं मिसल फॉर्म होना। ठीक है, सोडियम क्या होगा, बाहर के साइड रहेगा, कार्बन चेंज होगा, इनर साइड में होगा, जो और पूरे क्या बोलते हैं कि जो ऑयल होगा उसको उन लोग घेर लेगा। और वो फिर पानी से हम लोग धोएंगे तो इस ड्रॉपलेट को पकड़ेगा और पानी को ये जो ऑयल है उसको अपने साथ में ले जाएगा। बेसिकली बन क्या रहा है, दिस स्ट्रक्चर, ठीक ना, दिस स्ट्रक्चर बेसिकली दिस स्ट्रक्चर जो ये बन रहा है, दिस स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय सोप मॉलिक्यूल, इसी को हम लोग बोलते हैं मिसल्स। क्या इसको बोलते हैं, मिसल्स फॉर्म होना, मिसल्स। हिंदी अनुवाद करें तो आप लोग इसको बोलते हो झाग, यही झाग होता है तुम्हारा। ठीक है, वेयर वन एंड ऑफ molecule towards oil droplet, one end of molecule towards oil droplet, while the ionic end faces outside। आयनिक एंड क्या होगा, आउटसाइड की तरफ। देखो जो जितना भी आयनिक एंड है वो क्या बाहर की तरफ है, और इनर साइड में कौन सा है, वो कार्बन चेन वाला, जो कि क्या बोलते हैं इस ऑयल के साथ इंटरेक्ट करेगा और इसको पकड़ लेगा। अब सब तरफ से सब पकड़ लिया, झाग वही करता है, सब तरफ से पकड़ लिया और फिर पानी से हम लोग बहा देंगे तो इस ऑयल को भी लेके बाहर जाएगा, तो हम लोग क्या होगा, साफ हो जाएगा। ठीक है, सो एक और पॉइंट ऐड कर लो कि दिस सोप missiles helps pulling out dirt in water and wash clothes। ठीक है, तो कोई पूछे कि रिन साबुन कैसे काम करता है, तो ऐसे काम करता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे डिटर्जेंट्स के बारे में। किनके बारे में, डिटर्जेंट्स। व्हाट आर डिटर्जेंट्स ब्रो, सो लेट मी टेल यू। ओके, अच्छा, कभी तुम लोगों को देखा होगा कि जब तुम नहा रहे हो, ठीक है, जब तुम नहा रहे हो तो ऐसा होता है कि तुम नहाओगे ना तो कुछ पानी ऐसा होता है ना कि उस पानी के साथ बहुत कम झाग बनता है वो सोप, जबकि अलग कोई एक और पानी होगा उसके साथ नहाओगे तो क्या बोलते हैं, झाग जो है वो प्रॉपर बनता है। तो वही लिख रहे हैं, एवर फेस्ड डिफिकल्टी टू मेक फोम while बाथिंग। ठीक ना, तो बाथिंग करते वक्त जो क्या बोलते हैं फोम नहीं बनता है ना, एज इट इज रह जाता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट। दैट इज इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट, जिसको हम लोग बोल रहे हैं स्कम। क्या बोलते हैं उसको, स्कम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, स्कम बोलते हैं, याद रखना। ये जनरली होता क्यों है, दिस हैपेंस जनरली क्या होता है, जो हार्ड वाटर होता है ना, जितने भी हार्ड वाटर है जिनमें कैल्शियम मैग्नीशियम ये सब बहुत ज्यादा होता है, तो उन हार्ड वाटर के साथ क्या होता है कि हार्ड वाटर के साथ जनरली क्या होता है
क्या बोलते हैं, मतलब फोम वगैरह बनने में, ठीक ना, डिटर्जेंट्स के साथ फोम बनने में बहुत डिफिकल्टी होता है। तो आपको क्या होगा, यू नीड लॉन्गर सोप, ठीक है। अगर हम लोग को तुरंत तुरंत झाग नहीं बन रहा है, अगर थोड़ा सा रगड़ रहे हैं और प्रॉपर झाग नहीं बन रहा है, इसका मतलब है ज्यादा खर्च होगा सोप का, तो हमें क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा हमको बड़ा लंबा सोप चाहिए होगा, ठीक ना। तो हियर कम्स डिटर्जेंट। डिटर्जेंट भी वो अपना क्या करता है, अपना डिटर्जेंट क्या करता है, ये बेसिकली क्या करता है, बेसिकली होता है एक सोडियम सॉल्ट। बेसिकली क्या है, सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड और अमोनियम सॉल्ट्स विथ क्लोराइड और ब्रोमाइड। बेसिकली क्या होता है, बेसिकली सोडियम सॉल्ट होता है सल्फोनिक एसिड का या फिर अमोनियम सॉल्ट का, जिसमें क्लोराइड और ब्रोमाइड भी ऐड हुआ रहता है, ठीक है, उसी में रहता है। ये जो डिटर्जेंट होता है, इट इज इफेक्टिव इन वाटर, इन हार्ड वाटर। ये हार्ड वाटर में भी इफेक्टिव है, प्रॉपर झाग बनाएगा। किस वजह से, ड्यू टू द charged ends of this compound do not form insoluble precipitate, that is scum। सिंपल सा बात है, जो हम लोग यूज कर रहे थे, जो हम लोग सोप यूज कर रहे थे, उसमें क्या हो रहा था कि डिफिकल्टी हो रहा था हम लोग को नहाने में, क्योंकि वहां पे फोम जितना बनना चाहिए तो उतना बन नहीं रहा था, क्योंकि ड्यू टू हार्ड वाटर इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट बन रहा था, स्कम बन जा रहा था। डिटर्जेंट के केस में ऐसा नहीं है, अगर हार्ड वाटर भी होगा तो ये इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट स्कम नहीं बनाता है, जिसकी वजह से प्रॉपर फोम बाई बन जाता है। सो हम लोग बोल सकते हैं दैट इज इफेक्टिव इन हार्ड वाटर आल्सो, ठीक है, हार्ड वाटर में भी ये इफेक्टिव है, ठीक है। सो इट इज यूज्ड टू मेक शैम्पूज। देखोगे जनरली आजकल जितने भी शैम्पूज आते हैं, वो देखोगे कि बहुत ज्यादा झाग बनता है, एक्सट्रीम झाग बनता है किसी भी पानी के साथ, यही कारण है। एंड प्रोडक्ट ऑफ क्लीनिंग क्लोथ्स, जितना भी तुम सर्फ वगैरह यूज करते हो, सब में ये डिटर्जेंट वगैरह मिक्स होता है, ठीक है। तो अपन अब तक क्या पढ़े, अपन अब तक पढ़े कि देखो भाई, सोप है, जितने भी जिंदगी में आपने डर्ट देख लो वो जनरली ऑयली होता है नेचर में, ठीक है, जो कि पानी में डिसॉल्व नहीं होता। ये तो बात सबको पता है कि भाई ऑयल जो है वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है। बेसिकली द मॉलिक्यूल्स ऑफ सोप जो होते हैं वो सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट के बने होते हैं, जैसे कि CH3CON है, हम बताया था ना, सोडियम एसिटेट क्या है, तरह का सोप। तो अगर तुम सोप के मॉलिक्यूल को विजुअलाइज करोगे तो सोप का मॉलिक्यूल कुछ इस तरह से होता है, आगे में ऐसे गोला और पीछे में ऐसे टेल, ये हेड है, ये टेल। हेड जो होता है वो आयनिक एंड होता है, अगर सोडियम का है तो सोडियम का बन जाएगा, ठीक ना, पोटेशियम का है तो पोटेशियम का बन जाएगा। और पीछे में ये जो हम डिनोट किए कार्बन चेन है, बाकी जो CH3 ये जो है कार्बन चेन है ये, ठीक है। ये जो सोडियम वाला होगा, ये सोडियम वाला जो होगा आयनिक एंड, वो इंटरेक्ट करता है पानी के साथ, इसलिए इसको बोल रहे हैं हाइड्रोफिलिक। और ये जो कार्बन चेन है वो इंटरेक्ट करता है तुम्हारा ऑयल के साथ, पानी के साथ इंटरेक्ट नहीं करता है, मतलब पानी में घुलता नहीं है, तो इसको बोलता है हाइड्रोफोबिक, ठीक है, इसको बोल रहे हैं हम लोग हाइड्रोफोबिक एंड। तो वही बताया कि मान लो कि एक ऑयल ड्रॉपलेट है, तो मान लो कि सोडियम जो है, मतलब जब ये जो सोप के मॉलिक्यूल्स हैं वो जब इस ऑयल पे एक्ट करेंगे, तो देखो मॉलिक्यूल्स कुछ इस तरह से एक्ट करते हैं कि जो आयनिक एंड होता है ना वो बाहर के साइड होता है, और जो कार्बन चेन वाला जो एंड होता है ना वो ऑयल के साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। और जब इसमें ये जो कार्बन चेन है ये ऑयल के साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है, तो जब हम पानी मारेंगे तो ये इस ऑयल को पकड़ लेता है और अपने साथ साथ लेके चल जाता है। नहीं, चलो सब हम लोग के साथ चलो ऑयल, चलो तुम यहाँ नहीं रहोगे, चलो मेरे साथ चलो, समझ में आ रहा है, कुछ इस प्रकार से ऑयल को भी घसीटते ले जाता है, पानी के साथ साथ खुद भी बढ़ जाता है। तो ये जो है ना बेसिकली झाग हम बता रहे हैं, इसी को मिसल्स बोलते हैं, ठीक ना, इसी को हम लोग मिसल्स बोलते हैं, जिसमें एक एंड क्या बोला है, वेयर वन एंड ऑफ मॉलिक्यूल टुवर्ड्स द ऑयल ड्रॉपलेट एंड अदर द आयनिक एंड फेसेस आउटसाइड और इट इंटरेक्ट विद वाटर, ठीक है। तो सोप मिसल्स हम लोग बेसिकली कहाँ यूज करते हैं,
कपड़ा धोने में और डर्ट को साफ करने में। फिर हम लोग डिटर्जेंट के बारे में बात की। ये जो सोप हम लोग यूज कर रहे थे, हम देखे कि जितने भी हार्ड वाटर है उनमें फोम बनाना, ये मिसल्स बनाना थोड़ा दिक्कत हो रहा था, हम लोग थोड़ा दिक्कत हो रहा था, बहुत कम झाग बन रहा था, तो हम लोग को ज्यादा क्या बोलते हैं साबुन का जरूरत पड़ रहा था। तो इस परेशानी का हल हम लोग को निकला। ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि जो वाटर के जो हम लोग हार्ड वाटर जो लिए थे, जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये सब मैंगनीज का जो अति था, बहुत ज्यादा मात्रा था हार्ड वाटर में, तो वो सब क्या कर रहा था कि क्या बोलते हैं इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बना दे रहा था सोडियम ये सब के साथ रिएक्ट करके, जिसको हम लोग स्कम बोल रहे थे। तो हमारा कम से कम क्या बोलते हैं फोम बन रहा था। तो हमारे सामने आया डिटर्जेंट बाबू। डिटर्जेंट बाबू क्या होता है? सोडियम सॉल्ट होते हैं जिनमें सल्फोनिक एसिड का होता है। सल्फोनिक एसिड का क्या होता है? सोडियम सॉल्ट होता है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है। ये जनरली क्या होता है? सल्फोनिक एसिड का होता है या फिर अमोनियम सॉल्ट होता है। ठीक है, सोडियम सॉल्ट लेते हैं या फिर अमोनियम सॉल्ट लेते हैं सल्फोनिक एसिड का, जिनमें क्लोराइड और ब्रोमाइड भी होता है। ये इफेक्टिव होते हैं हार्ड वाटर में भी, हार्ड वाटर में, क्योंकि ये जो चार्ज एंड है, इसके जितने भी चार्ज एंड है, मतलब सोडियम बोला तो होगा ही, सोडियम देख रहे हो ना, सोडियम हम लोग क्या ले रहे हैं? सोडियम सॉल्ट ले रहे हैं या अमोनियम सॉल्ट ले रहे हैं। तो जो भी चार्ज एंड है ना इसके, वो जो है स्कम नहीं प्रोड्यूस करते हैं, इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट नहीं बनाते हैं, समझा? पानी के साथ मिलकर इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट नहीं बनाते हैं, जिनकी वजह से जितना अमाउंट में फोम बनना चाहिए उतना अमाउंट में फोम बनता है। अब हमने ये परेशानी दूर कर दिया, तो अब इसको हम लोग कहाँ शैम्पूज को बनाने में उपयोग करते हैं और क्लीनिंग मतलब क्लोथ्स को क्लीन करने में उपयोग करते हैं। हियर कम्स द एंड ऑफ आवर चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। सो मैंने पूरा कोशिश किया है कि हर एक चीज को आपको डिटेल में पढ़ा दूं और सपोर्ट दिखाओ हम लोग को, ठीक है? जो भी तुम लोग को डाउट होता है हमारे कमेंट बॉक्स में पूछो। टीम पूरी बैठी हुई है, पूरी टीम तुम्हें क्या बोलते हैं सारा का सारा जितना भी क्वेश्चंस तुम पूछोगे सबका हल तुम्हें बताएगी, ठीक है ना? और एक कोशिश है, ठीक है ना, कि आप लोग को बेटर एजुकेशन दिया जा सके। बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे थे कि सर क्या बोलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाइए, वो पढ़ाइए, लेकिन मेरा मानना है कि जैसे वो क्या होता है ना कि स्मार्ट बोर्ड में पहले से सब कुछ लिखा हुआ होता है, ठीक है ना, पहले से सब कुछ लिखा हुआ होता है। मानते थोड़ा 3D एनिमेशन से विजुअलाइज वगैरह करने में आसानी होता है, लेकिन मेरा मानना है कि थोड़ा जो पुराना जो कल्चर है ना, ये व्हाइट बोर्ड भी नहीं, मतलब जो ब्लैक बोर्ड वाला जो कल्चर था, ठीक है ना, वो ज्यादा बेटर था। क्योंकि जब चीजें आप लिखते हो ना यहाँ जब चीजें आप लिखते हो तो वो फिर डायरेक्टली वो जाके इंसर्ट होता है। जब प्री बिल्ट एक प्रेजेंटेशन बना दिया और डायरेक्टली फिर चला रहे बस स्लाइड्स के थ्रू पढ़ा रहे, वो हमको मतलब उतना इम्प्रॉपर नहीं लगता है। और इसका एक और कारण है क्या बोलते हैं फाइनेंशियल कारण, क्योंकि हम लोग उतना अभी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि स्मार्ट बोर्ड्स की प्राइसेस काफी ज्यादा हैं। मैं कोशिश करता हूं कि मैं इसमें अपना 100% दूं। अगर आप लोग अपना 100% दोगे तो आपको जो रिजल्ट चाहिए वो इसी से मिल जाएगा, ठीक है? तो अपना 100% दो। और जैसा कि मैंने बोला है कि अपना फोकस को, ठीक है ना, थोड़ा डाइवर्ट मत होने दो इधर उधर के किताबों में या फिर अलग अलग दूसरों का देख के, है ना? तुमको इन्फ्लुएंस नहीं होना है। जो टीचर कह रहे हैं, जो भी तुम्हारे टीचर कह रहे हैं, जिनसे भी तुम बात करो, सब तुम्हें एक ही बात बोलेंगे कि इफ यू हैव नॉट कंप्लीटेड योर एनसीईआरटी, इफ यू हैव नॉट रिवाइज्ड योर एनसीईआरटी, जस्ट डू इट। अगर तुमने एनसीईआरटी को नहीं कंप्लीट किया है तो तुम एनसीईआरटी पहले करो। बिकॉज एक चीज याद रखना, सीबीएसई तुम्हारा कंडक्ट कराता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, यही तुम्हारा कंडक्ट कराता है। एंड इफ सीबीएसई इज कंडक्टिंग, ही प्रोवाइड्स यू एनसीईआरटी, ठीक है? वो लोग क्या प्रोवाइड करते हैं? एनसीईआरटी प्रोवाइड करते हैं, और सारा सिलेबस एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सेट होता है। तो ये सब जितने भी अदर बुक्स है ना, जितने भी एचसी और माइस्टन, ये सब डिराइव्ड बुक्स हैं, ठीक है ना? मदर बुक, पेरेंट बुक जो है वो एनसीईआरटी ही है, ठीक है ना? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, तुम लोग से निवेदन रहेगा कि जिन्होंने एनसीईआरटी को नहीं किया है, मेरे लेक्चर्स को कर लो, लेक्चर्स के नोट्स बना लो, एंड देन प्रॉपरली एक बार बस स्टोरी की तरह एनसीईआरटी को बस पढ़ लो, ठीक है ना? दूसरे बुक्स में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं लिख के दे रहा हूं। और अगर कुछ डाउट्स आता है तो मैं हूं ना मैंने पढ़ाया है, तो कमेंट बॉक्स में पूछो, हम लोग वहां पे मिलेंगे, बात करेंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि हर एक बच्चे का मतलब प्रॉपर आंसर दे दूं सभी बच्चों को, ठीक है? तो अपना केमिस्ट्री का पोर्शन हो गया। थोड़ा सा और मेहनत करो तुम लोग भी, ठीक ना, अच्छे से फोकस करो। और जो मैं लूंगा वो फिजिक्स के सारे लेक्चर्स होंगे, तो फिजिक्स के लेक्चर्स भी अटेंड करना, और इसी तरह से पढ़ते रहो, ठीक है? पढ़ते रहो, बढ़ते रहो चलो ठीक है, इसी तरह से सम अप करते हैं। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड अपना चैप्टर खत्म